नमस्कार। 9वीं कक्षा की इतिहास की पुस्तक का दूसरा अध्याय यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति का आज हम भाग 7 करेंगे। 6 भाग हम कर चुके हैं। एक बड़ा अध्याय था, इसलिए हमने इसको पार्ट्स में बांट कर करने की सोची, ताकि सभी बच्चे इस पाठ को आसानी से समझ सकें। तो आज इसका 7वां पार्ट है। 6ठे पार्ट में हमने आपको बताया था कि 1917 में जब रूस में क्रांति हुई तो वहाँ पर अंतरिम सरकार की स्थापना हुई, लेकिन अंतरिम सरकार इसके बाद जो व्लादिमीर लेनिन था वो रूस में लौट आया और फिर उसने एक और क्रांति की और रूस की जो सत्ता थी वो बोल्शेविक पार्टी के नियंत्रण में आ गई। और लेनिन ने उसके बाद सिर्फ एक पार्टी, अपने वाली पार्टी जिसको बोल्शेविक पार्टी कहते हैं, को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों को खत्म कर दिया। इस प्रकार रूस में एक दलीय व्यवस्था स्थापित हुई। तो रूस का तेज गति से आर्थिक विकास करने के लिए उसने नियोजन का रास्ता अपनाया, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, जिसके कारण रूस का तेज गति से विकास हुआ। आज के इस अध्याय में हम अगला वाला पार्ट करेंगे कि इसके बाद रूस में क्या हुआ। लेनिन की मृत्यु के बाद रूस की कमान स्टालिन ने संभाली। इसके बाद जो 1917 के बाद जब उन्होंने रूस की कमान संभाली तो इस बीच लेनिन की मृत्यु हो गई और लेनिन की मृत्यु होने के बाद जो रूस की जो कमान थी वो स्टालिन के हाथों में आ गई। ये अब स्टालिन देख रहे हैं, ये उनका चित्र है। उसके बाद जो रूस के राष्ट्रपति बने, जब उन्होंने देश की कमान संभाली तो रूस के कई शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। तो वो रूस के बने शासक, तो रूस के कई शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी, एक मैक्सिमम जो मिनिमम तय होती है वो कर दी। उससे ज़्यादा कीमत पर कोई भी अनाज नहीं बेच सकता था, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं। स्टालिन ने जब देश की हालांकि रूस तेज गति से विकास कर रहा था, लेकिन उनके संभालने पर जो सबसे बड़ी परेशानी आई वो थी देश में अनाज की कमी। सरकार ने कीमत तय की, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं बेचेगा, लेकिन इसके बाद भी किसान जो थे वो सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसी स्थिति में सरकार ने कड़े कदम उठाए। सरकार ने कुल को, रूस में अमीर किसानों को कुल कहा जाता है वहाँ पर, क्योंकि आप देख चुके हैं कि जो खेती बाड़ी थी वो बड़े बड़े जो किसान थे, बड़ी बड़ी ज़मीनों पर उनका कब्जा था, तो उनको वहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ जमींदार कहते हैं, तो वहाँ पर जो बड़े अमीर किसान थे उनको कुल कहा जाता था। तो जब अनाज की कीमतें बढ़ने लगी तो सरकार ने उस स्थिति को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। कुल को, रूस में अमीर किसानों को कुल कहा जाता था, के ठिकानों पर छापे मारे और उनसे जबरदस्ती अनाज खरीदा। लेकिन इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही, यानी कि उन्होंने अपने कब्जे में अनाज रखा हुआ था, लेकिन इससे भी जो था वो जो समस्या थी वो ज्यों की त्यों बनी रही। अनाज की कमी होने का यह निष्कर्ष निकाला गया कि किसानों के पास छोटे छोटे खेत थे। जो किसानों को जो मिले थे, जब जमीन का बंटवारा किया गया तो उनके पास जो जमीन थी वो छोटे छोटे खेत थे, जिन पर आधुनिक ढंग से खेती नहीं हो सकती थी। स्टालिन ने उसके बाद ये निष्कर्ष निकाला कि बड़े खेत नहीं थे, किसी के पास आधा एकड़, किसी के पास उससे भी कम, किसी के पास 1 एकड़, तो उस पर आधुनिक ढंग से, यानी कि मशीनों से खेती नहीं हो सकती थी। अतः आधुनिक ढंग से खेती करने के लिए आधुनिक खेत विकसित करना जरूरी था, तथा उन पर मशीनों से खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना जरूरी था, क्योंकि जो बड़े बड़े किसान थे उन्होंने जमीन अपने नियंत्रण में कर की हुई थी। तो 2 बातें थी कि आधुनिक ढंग से खेती करने के लिए आधुनिक खेत विकसित करना जरूरी था और उन पर मशीनों से खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना, किसानों से जमीन छीनना तथा सरकार के नियंत्रण में बड़े बड़े खेत बनाना जरूरी समझा गया। 3 बातें सोची गई कि अगर आप आधुनिक ढंग से और मशीनों से खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो कुलकों को खत्म करना पड़ेगा, किसानों के पास जो छोटे छोटे खेत हैं उनसे वो ज़मीन छीननी पड़ेगी और सारी की सारी जो ज़मीन है वो सरकार के नियंत्रण में लेकर बड़े बड़े खेत बनाना जरूरी समझा गया। इसके लिए स्टालिन ने खेतों के सामूहिकरण का फैसला किया। सामूहिकरण का मतलब है कि उनको इकट्ठा करने का फैसला किया गया। 1929 से सभी किसानों को सामूहिक खेतों
कोलखोज, जो बड़े बड़े खेत होते थे उसको हम वहाँ पर कोलखोज कहा जाता था। तो 1929 से सभी किसानों को सामूहिक खेतों में कोलखोज में काम करने का आदेश दिया गया। इसके बाद से किसान सामूहिक खेतों में काम करने लगे। सामूहिक खेतों कोलखोज में काम करने से जो मुनाफा होता था उसे सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता। तो बड़े बड़े खेत बनाए गए, आधुनिक मशीनों से खेती गई, किसानों को कहा गया कि वो उन बड़े बड़े खेतों में काम करें और इससे जो मुनाफा होता था उसे किसानों के बीच बांट दिया जाता था। ये कुछ चित्र हैं उस टाइम के खेतों में काम करने के, आप देख रहे हैं कोई मशीन चला रहा है, कोई अनाज उठा रहा है। तो इस प्रकार से वहाँ पर लोग खेतों में काम करते थे। ये ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, खेतों में काम करने को वहाँ पर एक कोलखोज जिनको हम कहते हैं, बड़े बड़े खेत थे, सरकार के नियंत्रण में थे, किसी के नहीं माने जाते थे, समाज की प्रॉपर्टी मानी जाती थी। ये भी एक चित्र है वहाँ का कि जिस प्रकार से वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे होकर खेतों में काम करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी सभी किसान सामूहिक खेती से संतुष्ट नहीं थे। हो तो रहा था ये सब कुछ, सामूहिक खेती भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी सभी किसान सामूहिक खेती से संतुष्ट नहीं थे। दूसरी ओर सामूहिकरण करने के बाद भी अनाज के उत्पादन में कोई खास वृद्धि नहीं हुई थी। तो ये सब किया गया, ये सोचा गया था कि छोटे छोटे खेत हैं, किसान ठीक प्रकार से उन पर खेती नहीं कर पाते, मशीनों से खेती नहीं कर पाते, तो इसलिए जरूरी समझा गया किसानों के सभी खेत छीन लिया जाए, बड़े खेत बनाए जाए और इसको सामूहिकरण का नाम दिया गया। तो सामूहिकरण करने के बाद भी अनाज के उत्पादन में कोई खास वृद्धि नहीं हुई थी। 1930 से 1933 में फसल खराब हो जाने के कारण रूस में सबसे भयानक अकाल पड़ा। याद रखना है आपने कब भयानक अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे। सब कुछ करके देखा लेकिन फिर भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। 1930 से 1933 में फसल खराब हो गई, रूस में भयानक अकाल पड़ा और 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इससे पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजन और सामूहिकरण की आलोचना करने लगे कि ये जो योजना बनाकर देश का विकास करने की सोची गई थी और खेतों का जो सामूहिकरण किया गया था, जब ज़्यादा सफल नहीं हुआ तो जो पार्टी, जो बोल्शेविक जो पार्टी थी, उसके अंदर भी लोग सरकार की आलोचना करने लगे। स्टालिन और उसके सहयोगियों ने ऐसे लोगों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया। 1939 तक आते आते ऐसे 20 लाख से ज़्यादा लोगों को या तो जेलों में डाल दिया गया या फिर श्रम शिविरों में उनको भेज दिया गया। बहुत सारे लोगों को तरह तरह की यातनाएं देकर उनसे यह बयान लिखवा लिए गए कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया था और बाद में उनको मार दिया गया। इसमें कई ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कोई अपराध नहीं, जब पार्टी के लोगों ने सामूहिकरण की और फिर या फिर नियोजन की आलोचना करनी शुरू की गई तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई। उन पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश की है और ऐसे लोगों को भी उन सबको मार दिया गया। या फिर कई ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कोई अपराध किया ही नहीं था। रूसी क्रांति के वैश्विक प्रभाव क्या पड़े? वैश्विक प्रभाव का मतलब है कि जो क्रांति हुई थी, मजदूरों ने जो क्रांति की थी, उसका पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। बोल्शेविकों ने जिस तरह से सत्ता पर कब्जा किया था तथा जिस तरह से शासन को चलाया था, उससे दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगी। तो जो पार्टी बनी थी, जो मजदूरों ने बनाई थी, तो जिस तरह से उन्होंने शासन चलाया और जिस तरह से उन्होंने सत्ता पर कब्जा किया था, उससे दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगी थी कि मजदूरों के राज्य की भी स्थापना हो सकती है। पहले जबकि ऐसा नहीं था, तो पहली बार लोगों को लगा कि दुनिया में मजदूरों के शासन की भी स्थापना की जा सकती है। इससे प्रभावित होकर बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों की स्थापना हुई। जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। तो पहली बार मजदूरों को भी लगा कि यदि वे क्रांति करें तो उनका भी शासन स्थापित हो सकता है। लेकिन 50 के दशक तक रूस के लोगों को भी लगने लगा था कि देश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। जैसे जैसे समय बीतता गया तो समाजवाद का जो चेहरा था वो दिखाई देने लगा था और 50 के दशक तक रूस के लोगों को भी ये लगने लगा था कि देश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था
और उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुकी थी। लेकिन फिर भी वहां के लोगों को कई प्रकार की आवश्यक स्वतंत्रताएं नहीं दी जा रही थी और विकास योजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया जा रहा था। अतः समाजवाद का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा था। रूस में भी उनका असली चेहरा दिखाई देने लगा था और वो प्रभाव धीरे धीरे वहां पर कम होने लगा था। इस प्रकार समाजवाद वहां ज्यादा दिन तक नहीं रहा। धन्यवाद, नमस्कार।